बाद में दिखेगा, उसका इफेक्ट एग्जाम में दिखता है, जब आता नहीं है कुछ, सब खाली हो जाता है, उसका इफेक्ट अभी नहीं दिखता है। चलिए कहाँ तक लिखा है देखिए हो रही है। कप्पा बीटा इक्वल टू 10 अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट है। Hence for the helix, hence for the helix, the ratio of curvature and torsion, the ratio of curvature and torsion is constant. The ratio of curvature and torsion is constant. The ratio of curvature and torsion is कांस्टेंट। कल हम आपको बताए थे हेलिक्स की कंडीशन होती है कप्पा अपॉन ट इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कॉस अल्फा होती है मोटा मोटी, जो कि क्या होता है कांस्टेंट। और फिर एक कंडीशन बताए थे कि हेलिक्स की कंडीशन होती है ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसीलिए आपने इसको पूरा डिराइव किया था, ठीक है। और आपको सिद्ध करना था कि कप्पा अपॉन ट इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब हेलिक्स होगा तो ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा, और दूसरा कप्पा अपॉन ट इज इक्वल टू tan अल्फा, ये आपको प्रूव करना था, जो भी क्या होगा कांस्टेंट। दिस इज द कंडीशन फॉर हेलिक्स, ठीक। ये आप बेसिक स्तर पे जानते हैं कि ये हेलिक्स के बनने की कंडीशन होती है, हमने इस थ्योरम में से ये प्रूफ कर दिया, तो अब ये भी हेलिक्स बनने की क्या हो जाएगी कंडीशन हो जाएगी, ठीक। ये बेसिक कंडीशन है, थ्योरम के जरिए हमने ये कंडीशन प्रूफ कर डाली, तो अब ये दोनों ही हेलिक्स की क्या होगी कंडीशन होगी। अब इसका हम लोग सफिशिएंट पार्ट करेंगे। सफिशिएंट पार्ट में कहते हैं कि कप्पा अपॉन ट इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये सिद्ध करके रखना होगा, जिससे कि वो क्या बन जाएगा हेलिक्स बन जाएगा, ठीक है। लिखिए सफिशिएंट कंडीशन में let the ratio of curvature, let the ratio of curvature and torsion is constant. Let the ratio of curvature and torsion is constant. नीचे से लिखिए दैट इज कप्पा अपॉन ट इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज कप्पा अपॉन ट इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट, इससे मिलेगा कप्पा इज इक्वल टू ट tan अल्फा, जरा ब्लैकबोर्ड पे लेके बात करिएगा। This implies that, जाहिर सी बात है ऊपर वाला रिलेशन प्रूव करने के लिए साइन और कॉस को बदलना पड़ेगा, साइन और कॉस को बदलने में तो मिलेगा कप्पा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ट साइन अल्फा। दिस implies that कप्पा कॉस अल्फा, जरा कल वाली कैलकुलेशन को देखते चलिएगा, इज इक्वल टू 0। कल वाली कैलकुलेशन अगर आप देखे होंगे तो इसके साथ पी आई का मल्टीप्लाई था, फिर हमने लिखा था पी आई कभी भी 0 के बराबर नहीं है, जो यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम पी आई का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में कर दे तो किसी को कोई दिक्कत, 0 पे मल्टीप्लाई करने पर 0 और लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, हमने दोनों पक्षों में किसका मल्टीप्लाई कर दिया पी आई का, ठीक है। फिर देखिए दिस इंप्लाइज दैट कप्पा पी आई cos अल्फा माइनस ट पी आई sin अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस implies that कप्पा पी आई की वैल्यू करेक्ट फॉर्मूला से टी आई टी डैश आई cos अल्फा माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस के साथ पी डैश आई sin अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस implies that माइनस ठीक है ना, माइनस बी आई बी डैश आई, सॉरी माइनस बी नहीं होगा, ट पी आई किसकी वैल्यू होती है टी पी, उसके बाद क्या था बी, तो ये क्या मिलेगा बी डैश आई, ठीक है। आगे देखिए टी डैश आई
कॉस अल्फा माइनस माइनस में निकल के बी डैश आई साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, जरा इसको देखिएगा, टी डैश आई होगा नंबर टी। इसको देखिएगा, डी बाई डी एस टी आई कॉस अल्फा प्लस बी आई साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। चूंकि अल्फा कांस्टेंट था तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों कांस्टेंट होंगे। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट बाहर, इसका डेरिवेटिव डी डैश आई, ये बाहर इसका डेरिवेटिव बी डैश आई। क्योंकि यहाँ पे डी टी आई बाई डी एस डी वी आई बाई डी एस होता तो हमने डी बाई डी एस को पूरी तरह से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, ये टोटल डिफरेंशिएशन की परिभाषा से लिखा जाता है। आगे बढ़े। दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए जिससे ये हट जाए। हमको हटाना है, देख लीजिए टी आई लाना है ना। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट, चलिए इंटीग्रेट कराइए तो क्या मिलेगा आपको, टी आई कॉस अल्फा प्लस बी आई साइन अल्फा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, कट जाएगा, इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन पीछे, आप बताइए 0 का इंटीग्रेशन 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस साथ में एक कांस्टेंट, वो कांस्टेंट वहां पे ए आई है तो यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, ए आई है। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए इसको हटाना है, बी आई को मेरे हिसाब से हटाना है, केवल टी आई में लाना है। अगर बी आई को हटाना हो तो बी आई से डॉट प्रोडक्ट ले ली तो 1 हो जाएगा। क्यों भाई, बी आई डॉट बी आई इज इक्वल टू 1, तो बी आई से डॉट प्रोडक्ट लेने चल रहे हैं। इतना बात नीचे पड़े, ये देख लीजिए, ए आई डॉट टी आई, ए आई डॉट टी आई, किसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, टी आई का, ए आई डॉट टी आई, ए आई डॉट टी आई लिखवाइए। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाई टी आई कॉमा वी गेट, चलिए टी आई डॉट टी आई कॉस अल्फा प्लस टी आई डॉट बी आई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए आई डॉट टी आई। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है तो चाहे लेफ्ट से लिखे चाहे राइट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू 1 इंटू कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, ए आई डॉट टी आई। दिस इंप्लाइज दैट ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। पहले का क्लास नहीं की है, कैसे समझ रहे हैं, वही आप लोग की कमी ना, आप लोग एकदम से अचानक से आके बैठो सोचते सब आ जाए। टी आई टेंजेंट वेक्टर है, बी आई बाई नॉर्मल वेक्टर है, दोनों के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, इसलिए वो 0 हो जाएगा। जैसे आई जे के लिखते थे, यहाँ पे टी आई पी आई पी आई लिखा जाता है उसकी जगह। महीने भर बाद पेपर बदलने से काम चलेगा। इसका मतलब कर्व क्या होगा, हेंस द गिवन कर्व इज क्या होगा, हेलिक्स, हेंस द गिवन कर्व इज हेलिक्स।
जागृति उस ट्रेन का नाम पता है? हाँ 11 बजे है पूर्वांचल। तुम
थ्योरम सब थ्योरम चल रहा है। इफ द टेंजेंट टू अ कर्व makes a constant angle alpha, if the tangent to a curve makes a constant angle alpha with the fixed line, then prove that sigma is equal to plus minus rho tan alpha। बिल्कुल पहले वाले थ्योरम की ही तरह है। बता रहे कैसे। अभी आपने थ्योरम पढ़ा, कहते थे कि मान लीजिए वो हेलिक्स है तो क्या मिलेगा, कप्पा अपॉन टाउ इज इक्वल टू tan। कप्पा की वैल्यू 1 अपॉन रो, टाउ की वैल्यू 1 अपॉन सिग्मा ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू tan अल्फा। सिग्मा इज इक्वल टू रो tan अल्फा। लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन है ना, वो परेशान करेगा। तो ये दो पार्ट में थ्योरम होगा। एक पार्ट में वी विल टेक पॉजिटिव साइन एंड इन अनदर पार्ट वी विल टेक नेगेटिव साइन। ऐसा क्यों होता है वो भी बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये टी आई है, ये पी आई है और ये वी आई है। कह रहा है टेंजेंट किसी फिक्स्ड लाइन से एक कांस्टेंट एंगल अल्फा बनता है। ठीक, दो पोस्टुलेट्स होते हैं। एक तो टेंजेंट यहां होता है तब ये अल्फा एंगल बनाता है, या लाइन यहां होती है, एक में लाइन यहां होती है। क्यों भाई, दो बात होती है ना, एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन। इस कारण से ये इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, पीछे जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोग ने क्या कहा था, सबसे पहले हमने कहा था ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है, ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू 0 करते चल रहे हैं। देखिए पहले हमने कहा था, सबसे पहले मान लीजिए लेट द गिवन कर्व इज हेलिक्स, ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू cos अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात ध्यान है, पीछे खोल के रखिए। इसके बाद हम लोगों ने इसको क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। देखिए डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू एस कॉमा वी गेट, ध्यान दीजिए वी गेट। तो क्या आएगा, ए आई तो कांस्टेंट डॉट टी डैश आई इज इक्वल टू ए आई, इसका मतलब कप्पा पी आई is equal to 0. This implies that kappa ai dot pi is equal to 0. kappa कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, वरना ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ai dot pi is equal to 0। इसका क्या मतलब है कि ai pi के क्या है, परपेंडिकुलर। This implies that ai is perpendicular to pi। कहाँ लाई करेगा, रेक्टिफाइंग प्लेन में। This implies AI must be lie in rectifying plane। अगर रेक्टिफाइंग प्लेन में होगा तो किसके किसके कॉम्पोजिशन से लिखा जाएगा, DI और BI के। This implies that AI can be written as linear combination of किसका टी आई एंड बी आई लिखवाइए। दिस इंप्लाइज दैट ए आई इज इक्वल टू, कल एंगल हमने बताया था आपको, ए आई का टी आई से एंगल अल्फा, और किससे एंगल निकालना है, बी आई से, है ना। कहते इसके बीच का एंगल कितना होता है, 90। ये एंगल जब ये रेक्टिफाइंग प्लेन में आएगा तो ये हो जाएगा
तो ये एंगल भी अल्फा, ये पूरा एंगल 90, तो ये बचा हुआ 90 माइनस अल्फा अब आप देख सकते हैं कि ए आई टी आई से कितना एंगल बना रहा है अल्फा और इससे कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस अल्फा। क्या लिखेंगे टी आई कॉस अल्फा प्लस बी आई कॉस 90 माइनस, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ए आई इज इक्वल टू टी आई कॉस अल्फा प्लस बी आई साइन अल्फा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसके बाद क्या किया था हम लोगों ने? फिर से इसको डिफरेंशिएट किया था किसके रिस्पेक्ट में? इसको माना था इक्वेशन नंबर 2 और इसको माना था इक्वेशन नंबर 3। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? कराइए। डिफरेंशिएटिंग above with respect to s कॉमा वी गेट। बोलिए ए आई का डेरिवेटिव इज इक्वल टू टी आई का टी डैश आई कॉस अल्फा कांस्टेंट प्लस वी डैश आई साइन अल्फा कांस्टेंट बाहर हो गया, ठीक है। सेरेट फॉर्मूला लगाइए कप्पा पी आई कॉस अल्फा प्लस माइनस टा टी आई साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। पी आई को बाहर कर दीजिए, क्या मिलेगा? कप्पा कॉस अल्फा माइनस टा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। पी आई कभी भी 0 के बराबर क्यों? क्योंकि वो यूनिट वेक्टर क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। दिस इंप्लाइज दैट कप्पा कॉस अल्फा माइनस टा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कप्पा की जगह cos अल्फा इज इक्वल टू टा की जगह 1 by sigma। दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा इज इक्वल टू रो tan अल्फा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हम डायरेक्शन को घुमा देंगे। घुमाने का क्या मतलब होता है कि ये तो ए आई अब फिक्स हो गया, ये ए आई नहीं है। ए आई हमेशा कहाँ लाई करेगा? रेक्टिफाइंग प्लेन में। ये बी आई है। बी आई अगर ऐसे है तो बी आई ऐसे भी तो बनेगा, है ना? बी आई इधर है तो बी आई इधर भी बनेगा। ऐसे बस एज्यूम करिए कि हमको अब की बार इसका एंगल इससे चाहिए। ये बी आई है तो ये माइनस बी आई होगा, ठीक है। ए आई का इसको एक काम करिए, इसको डॉटेड कर दीजिए ताकि आपको ना इसके दिमाग से निकल जाए। ये सॉल्व कर दीजिए। ए आई का इससे बनने वाला एंगल कितना है? 90 माइनस अल्फा। अगर ये एंगल हमको और पता चल जाए तो इतना ऐड कर देंगे। क्यों भाई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल मेजर होगा। तो ये कितना है आपका? 90 माइनस अल्फा। ये एक सरल रेखा पे बना एंगल 180। तो पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो जब आप ये एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसमें पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा कर दो, है ना? तो उतारिए का फिर जगह बनाया है कितना थोड़ा उतारिए। कुछ लिखना भी है। Let us suppose that curve is a helix. Curve is a helix and the tangent to the curve makes a constant angle alpha with the fixed line
with the fixed line having unit vector ai, having unit vector ai, then उतार दीजिए, थोड़ा डायग्राम भी बना लीजिए। मैम जो बेसिस ऑफ एक्सियम है मैम वो तो सिलेबस में नहीं है। क्या चीज? मैम जो मैट्रिक का सेकंड सब पढ़ते चलिए, क्योंकि जो पेपर बनाता है ना उसको खुद ये दिमाग नहीं है कि कौन सा किस चैप्टर का क्या क्वेश्चन देना क्या नहीं देना है। पिछले साल ये हो चुका है। आप सोचिए रियल से कोई कैसे डेड काइंड्स हटा सकता है? डेड काइंड्स हटाने के बाद उसको बाउंड्स वगैरह समझ में आएगा जब उसका इस्तेमाल किया हुआ है तो ठीक है, वो चैप्टर नहीं है। उसके बाद आपने अगले ही चैप्टर में सब स्पेसेस में बेसिस को लेके थ्योरम पढ़े, अगर वो आ गया तब क्या करेंगे? तो जानिए सब कुछ, क्योंकि ये लोग ना सिलेबस का एकदम जो तीन तड़ाम कर रहे हैं ना, कुछ मिलेगा नहीं उनको। आप विश्वास नहीं करेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर से ग्रुप हटा करके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया गया है। इतना बेवकूफों वाला ये डिसीजन है। जब बच्चा बीएससी फर्स्ट ईयर में ग्रुप नहीं पढ़ेगा, सेकेंड ईयर में रियल क्या खाक पढ़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कैसे पढ़ेगा? आप बताइए। यार हम तो पागल हो गए इस बार का सिलेबस देख करके। हम के ये बच्चों के भविष्य के साथ एकदम खिलवाड़ है। ये बच्चे जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिएगा ये जो अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है सेमेस्टर वाली, ये जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप का भार पड़ता था ना, तो अच्छे अच्छे बच्चे जो है थ्योरम करना सीख जाते थे। बट 12th तक तो थ्योरम है ही नहीं। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आके सीखते हैं, हटाने से बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे। तो ये जो सिलेबस के साथ खिलवाड़ हुआ है ना, जिसने भी सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, बिल्कुल महावाहियात डिसीजन लिया है। इतना ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप लोग अच्छा आप लोग निकल गए। अब जो बच्चे आएंगे आपको पता है वो एकदम एक गधे वाली पीढ़ी जनरेशन तैयार हो रही है, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चों को रगड़ना बहुत जरूरी है। अलजेब्रा का कोर्स बहुत ज्यादा था, कम कर देता, लेकिन ग्रुप नहीं हटाना चाहिए था। रियल का कोर्स बहुत ज्यादा है, कम कर दे, डेड काइंड्स ना हटाए। रिमानियन इंटीग्रल तो वास्तव में कभी काम नहीं आता, हम तो देख लिए कभी काम नहीं आया, एकदम बेकार है, वो हटा देता। ग्रुप तो हटाना ही नहीं चाहिए, बच्चों भी तो सीखते हैं। एमएससी में ग्रुप भी डाल दिया, एमएससी में टोपोलॉजिकल स्पेस भी डाल दिया, बीएससी थर्ड ईयर में मैट्रिक स्पेस है रहेगा। तो मैट्रिक स्पेस कैसे पढ़ेगा बच्चा? क्या सिखाएं उसको? और फिर यही होता है, हमको तो समझ में नहीं आया, तो वो टीचर खराब पढ़ा रहा है, तो ये है तो वो है। परसों टेस्ट है ना, क्या क्या टेस्ट में आएगा? बेसिस एंड एग्जाम्स ऑफ न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेस। कब? दीदी का फर्स्ट सेकंड। बेसिक फ्रॉम वेक्टर टेंसर। आपकी दीदी आपको बताएंगी नहीं ना पेपर? डीजी का फर्स्ट सेकंड चैप्टर और बेसिस एंड एग्जाम्स। आठ से 10 टेस्ट रहे, ठीक है? मैम उतनी क्लास नहीं चलेगी। नहीं चलेगी मेरी 1 घंटा। 6 से 7, 7 से 8 हम पढ़ाएंगे। 6 से 7 6 से 7 फिजिक्स, 7 से 8 हम पढ़ाएंगे, 8 से 10 टेस्ट रहेगा। क्लास मत छोड़वाइए भाई। बताया था 28 लेक्चर का ये पूरा पेपर है, अभी 18 ही लेक्चर हुआ है, इसमें 10 लेक्चर बाकी है।
सर आएंगे। उसके पहले का दो नहीं वेक्टर अलजेब्रा में टेंसर अलजेब्रा से पहले तक का चौथा चैप्टर बताओ यार तब कौन सा ले चुके हैं हम तो कुछ और ही किस चीज का लेंगे अरे बताओ पहले टेंसर किस चैप्टर पहला दूसरा में देखें चैप्टर से करेंगे वेक्टर एंड टेंसर और जो पैरामीटर what is basic tensor हाँ basic tensor दोनों लेंगे दोनों 2 घंटे में मतलब 4 चैप्टर तीन कॉम्प्लेक्स सब भूले मैंने सब पेपर बना के दिया क्या होगा चेक किए के कॉपी आज तुमसे बोलेंगे गुस्सा होगा हमको भी ऐसा ही लगा इसलिए वो नहीं बना रहे क्या पेपर कल परसों कुछ कल नहीं तो परसों सुबह एकदम एक ट्रेन है उससे नहीं इंटरसिटी 12 बजे पहुँचाती है उससे नहीं सॉरी इसी ट्रेन का नाम पता है हाँ उसी में हमारे बात में सब जाती थी ना इसी दिन को पता है हम लोग इनका इंटरसिटी आती है ना बहुत फेमस ट्रेन है इंटरसिटी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए आपको मेरे ऊपर चलो ना कौन कार्रवाई करेगा चलो चलते हैं वहाँ कार्रवाई करवाएंगे एक बार पहुँच जाओगे तो मैं को नहीं क्या बोला था बाकी स्पष्ट हमको नहीं कोई पकड़ेगा पागल लेकिन हम अभी हम खुद बेरोजगार हैं थोड़ा सा टिकट ये कौन सा लॉजिक है स्टूडेंट वर्किंग करके एक लेवल पे है तो वही मतलब वही स्टूडेंट ही लेवल पे कर रहे हैं हमको पता कहाँ से करेंगे तो क्या फिर नहीं बस बहाना बना दिए थे हम लोग तब बहाना बना दिए अब ज़्यादा ट्रेन को टिकट लेके फिर जाएंगे बाहर तुम ही रहो यार बना पहले क्या बनना है बस सिग्मा करना है ना मैम तो बताएंगे नहीं कि कहाँ हम पॉजिटिव लेंगे इसमें अब बता पॉजिटिव वाला ये दूंगा ना अरे ये भी लेंगे वो साइड में करवाएंगे वो तो हमें भी दिख रहा है पॉजिटिव वाला आराम से बस खाना पता है जानी जी कल हमको क्या हो गया था मतलब आपकी हमको वैसा हुआ करता हम खुद ही नहीं समझ पाए अपने आप में ऐसा हुआ था देखो क्या हुआ था ज़्यादा दूंगा क्या मैच करना
जैसे मुझे पूरा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था और मेरा भाई ना कुछ काम ही नहीं कर रहा था बार छन छन कर रहा था। उसी से होता है। फिर हमको कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, नींद भी नहीं आ रहा। नीचे से लिखिए। If we take negative direction of BI, if we take negative direction of BI, then AI can be expressed as, then AI can be expressed as, चलिए बताइए, AI is equal to TI से कितना एंगल बना रहा है? AI TI से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, cos अल्फा प्लस BI से कितना एंगल बना रहा है? पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ठीक। तो कितना मिलेगा? पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, दैट इज 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, है ना। 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, AS TC, ये 3 पाई बाई 2 हो गया, ये हो गया। मैम वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा इसमें होगा, तो ये तुरंत क्या बन जाएगा आपका? नेगेटिव। ये क्या आएगा? ठीक है सभी, समझ रहे हैं ये चीज? ये क्या आएगा? अब ठीक इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, है ना। सॉल्व करोगे आप तो ये क्या होगा? नेगेटिव। ये क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव। ये क्या होगा? उधर जाएगा तो नेगेटिव। ये क्या मिलेगा? नेगेटिव। ठीक है, उतार यहीं से एस एक्सप्रेस टेस्ट के बाद यहाँ होता है। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 5। कल हम पढ़ाएंगे सर्कुलर हेलिक्स, इंपॉर्टेंट है सीखना। इस हफ्ते हम कर्व स्पेस खत्म कर देंगे। और भाई आप लोग ना तैयारी कर लीजिए अपनी एग्जाम की। चक्कर क्या है, कर्व स्पेस आपको पता है बहुत मोटे नंबर का आपका चैप्टर वो आता है, मार्क्स आता है, ठीक है। अच्छे खासे नंबर का पेपर बनता है, एक चैप्टर तैयार करके आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। पढ़ाने में कहीं कोई कमी नहीं है, आपको एक एक टॉपिक एक एक थ्योरम इसीलिए कराया गया है ताकि टॉपिक वाइज आप पढ़ सकें। ये मान के चलिए 8 एक्सरसाइज का ही कॉम्बिनेशन है, तो बहुत आसान तरीके से इसीलिए पढ़ाया गया जाता है कि आपको दिक्कत ना हो। नोट्स बहुत अच्छा है, मार्केट में बांटते फिरिएगा मत, पता चला दोस्त यार ले लो अरे ले लो,
फिर अंतर क्या होगा आपके और उनके में, सब नंबर पा जाएंगे। और जिस दिन उनका 2 नंबर भी आपसे अधिक आ गया उस दिन बस पूछो मत, दोस्त दुश्मन में कन्वर्ट हो जाता है तुरंत ही। मेरा तो क्या फिनोमेना था, हमको तो याद ही नहीं कभी किसी से पूछे थे, कभी भी नहीं आए। कभी एक आध क्वेश्चन पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आ जाता था, अपने दिमाग से लिख करके आते थे, कभी हम पूछे ही नहीं। बल्कि जिसके अगल बगल बैठते थे वो सर पीटता था, अरे बाप रे ये बिल्ली बताओ, ना पूछेगी ना बताएगी, बड़ी समस्या हो गई। वो बंदा लिटरली सर पीटता था, कभी नहीं पूछे हम। हमको लगता था आउट ऑफ सिलेबस जब पूरा पढ़ के आए तो सामने वाले को कहाँ से आता होगा, वो भी ऐसे ही होगा, गलत सलत बताएगा, इससे अच्छा खुद के दिमाग से लिखो, दुख तो नहीं होगा ना किसी और से पूछ के गलत करके आए हैं। हो जाएगा, बताइए हो गया। कंबाइनिंग इक्वेशन 4 and 5, comma we have combining equation 4 and 5, comma we have sigma is equal to plus minus rho tan alpha, sigma is equal to plus minus rho tan alpha। हो गया भाई।